दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। नेतन्याहू की नीति सारी दुनिया को पता चल चुकी है। अमेरिका इजराइल का साथी वो भी खौफ में है कि नेतन्याहू बेगैरत आया है तो ये वेस्ट बैंक समेत कई फिलिस्तीन के इलाकों समेत मस्जिद अल अक्सा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से इजराइल को मौखिक रूप से यानी जुमलों के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका बिल्कुल ऐसे हो गया, भाई इस मैटर में हम आपके साथ नहीं हैं। कल तक ये मैंने आपको बताया, लेकिन अब क्या हुआ है, बेन-गवीर इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गवीर को बनाया गया। बेन-गवीर कौन है आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये 13 मिनट के लिए मस्जिद अल अक्सा में घुसा है, पूरी मिलिट्री के साथ घुसा था और इसने 13 मिनट वहां एंजॉय किया। अब आप खुद समझिए कि इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूं। जब ये घुसने से पहले ही, एक दिन पहले ही अमेरिका ने कह दिया था कि अगर बेन-गवीर मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करेगा तो हालात स्थिर नहीं होंगे, बिगड़ सकते हैं। गाजा समेत अलग अलग सभी फिलिस्तीन की अथॉरिटी और ग्रुप एक्टिव हो गए थे, धमकियां देना शुरू कर दी थी। सऊदी अरब और यूएई समेत कई देशों ने आलोचना करी। अब आपको ये दिखाता हूं स्क्रीन पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड हैं, उन्होंने जो बात कही इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने, वो काफी बड़ी है। उन्होंने कहा कि बेन-गवीर अल अक्सा घुसकर 13 मिनट के लिए जो एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने आधी दुनिया को हमारे खिलाफ जंग के लिए तैयार कर दिया था उस 13 मिनट की विजिट में। ये कौन कह रहा है? कोई ऐरा गैरा नहीं, इजराइल का भी जो पिछले हफ्ते तक प्रधानमंत्री था लैपिड, वो बोल रहा है। तो आप समझिए हालात कितने बिगड़ रहे हैं और बिगड़ने वाले हैं। लेकिन जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया है। उम्मीद ये नहीं थी कि यूएई कुछ बोलेगा, सऊदी कुछ बोलेगा, तुर्की कुछ बोलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने बोला है। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब बोला है। देखिए, मैं कहता हूं ना कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, तो आज अगर मैं सऊदी अरब के खिलाफ होता तो मैं इसकी बात को दबा देता, लेकिन आप गोदी मीडिया नहीं देख रहे हैं, आप रजाग्राफी देख रहे हैं, है ना। ये है कमाल, इसीलिए आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए मैं आपकी भी इज्जत करता हूं। समझिए मेरी बात को। सऊदी अरब ने सबसे पहले निंदा करी कि बेन-गवीर जो इजराइल का नेता है अक्सा में घुसा है, ये खतरनाक है। ऑफ कोर्स सऊदी अरब से पहले फिलिस्तीन ने निंदा करी थी, लेकिन फिलिस्तीन के साथ सबसे पहले सुर से सुर मिलाने वाला इस बार ईरान नहीं, सऊदी अरब ने बाजी मारी। दूसरी तरफ सऊदी अरब के बाद कई देश सामने आए। अब आपको बता दूं कि यूएई और चाइना ने बड़ा झटका दे दिया। यूएई और चाइना को छोड़िए, यूएई बेहतरीन जो यार है उसका, उसने झटका दिया। क्या दिया? चाइना और यूएई ने, जी हाँ, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, चाइना और यूएई ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली कि अल अक्सा में जो घुसपैठ करी है इसकी मीटिंग बुलाई जाए। थर्सडे के दिन, जी हाँ, थर्सडे के दिन ये मीटिंग बैठ सकती है जिसमें इजराइल के खिलाफ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि यूएन को पहले से ही इजराइल किनारे कर चुका है, लेकिन इस तरह से पूरी दुनिया की नज़रों में एक बार फिर से इजराइल की जो जैसे मर्जी उसने इज्जत बनाई हुई है वो कम हो जाएगी। अब दुनिया समझ रही है और समझ जाएगी कि इजराइल की औकात क्या है। ये खुद कब्जा करके, आज जब खुलेआम कब्जा कर रहा है पूरी दुनिया के मना करने पर, तो पहले इसने क्या किया होगा। उधर बहरीन और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने भी फोन पर बात करी, तो बहरीन ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से साफ कह दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कदम उठाया गया है, इससे रिश्ते ठीक नहीं होंगे। अब यहां पर आपको एक और बात बताता हूं। फ्रांस ने तो कल ही निंदा कर दी थी, लेकिन जर्मनी और यहूदियों का पुराना है, याद होगा ना आपको, नाजी ने कत्लेआम किया था यहूदियों का। जर्मनी ने आलोचना कर दी है। जर्मनी ने भी फिलिस्तीन का साथ दे दिया है और कह दिया है कि यह सरासर गलत है। मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों का घुसना, ये जो बेन-गवीर है
गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करते हुए घुसना सरासर ये इलाके में अशांति फैलाने वाला काम है। तो दोस्तों सबसे बड़ा झटका तो यही है कि जर्मनी भी बोल चुका खिलाफ, फ्रांस कल बोला, अमेरिका भी खिलाफ बोला और अब जर्मनी उतर आया। एक तरफ सारी दुनिया, एक तरफ जर्मनी। जर्मनी की बात बहुत ज़्यादा इजराइल को चुभ सकती है। इसके अलावा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत फ़ोन मिला दिया इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ और साफ अपना गुस्सा दर्ज कराया और कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपसे बिजनेस कर रहे हैं, रिश्ते सीख कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करेंगे और ऐसे हालात बनाएंगे। कतर और जॉर्डन ने भी निंदा करी। जब कतर और जॉर्डन सब बोल लिए तो आखिर में पाकिस्तान को भी लगा कि चलो यार हम भी बोल ही लेते हैं। अब तो सभी बोल दिए, देखिए तुर्की बोल दिया, सऊदी अरब बोल दिया, सब तो हमारे बड़े भाई हैं, तो चलिए अब हम भी बोल देते हैं। तो आप बताऊं कि पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान ने भी इसकी ऑफिशियली निंदा करी है कि भाई ये इजराइल ने गलत कदम उठाया। बेंजीवीर के इस कदम के बाद गाजा की तरफ से रॉकेट दागा गया, लेकिन पता नहीं कौन से जमाने का रॉकेट दागा, वो रॉकेट फेल हो गया और खुद गाजा में ही गिर गया। ये तो गनीमत रही कि किसी के मरने की खबर नहीं है। उधर हमास के लीडर ने क्लियर कह दिया है कि बेंजीवीर का मस्जिद अल अक्सा में घुसना ठीक ऐसा ही है जैसे आग में पेट्रोल डालना। वहीं दोस्तों जिनके बारे में बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है या उनको बीमारी खतरनाक है, सामने आ गए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको भी तसल्ली हो जाए। देखिए, जी हाँ, हसन नसरुल्लाह अपनी जनता, अपनी आवाम के सामने लेबनान में आए और उन्होंने काफ़ी बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया के सामने भी आकर साफ साफ कहा कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जिस प्रकार से अगर कोई बदलाव करने की कोशिश इजराइल के द्वारा की जाएगी तो ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे पूरे इलाके में एक बड़ा धमाका होगा, ये विस्फोटक होगा और इजराइल को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीनी इलाके सिलवान में लगातार घरों को तोड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक भारत में जैसे आरएसएस और हिंदू ग्रुप के कुछ खतरनाक, जैसे हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को बना रहे हैं, वैसे ही यहूदी कांड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कब्रों पर भी हमला हो जाता है, मुसलमानों की कब्रों को उजाड़ा गया है कर्नाटक में, मैंने आपको नेशनल प्राइम टाइम में दिखाया था, वैसे ही आपको ये भी देखने को मिल गया कि ईसाइयों पर, क्रिश्चियंस पर, चर्च पर भारत में हमले हो रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये यहूदियों का सीसीटीवी फुटेज देखिए। यहूदी फ़िलिस्तीन में जो ईसाइयों की कब्रिस्तान है वहाँ घुसते हैं और ईसाइयों की कब्र पर पत्थर से हमला करते हैं, ईसाइयों की कब्र के साथ तोड़फोड़ करते हैं और पूरी तरह से उस कब्र को तबाह करते हैं। ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान मुसलमानों का नहीं, ये ईसाइयों का है जो कि फ़िलिस्तीन के इलाके में है। देख लीजिए, ये यहूदियों की असलियत है। उधर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है कि हम न्यूक्लियर को लेकर ईरान से बात करना चाहते हैं, हमें ईरान से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए ईरान फिर से खड़ा हुआ है। फिर से उसने दूसरी बार ऐलान किया है कि हमने हज़ारों महिलाओं को, अफगानिस्तान की लड़कियों को अपनी ईरान यूनिवर्सिटी और ईरान के तेहरान के कॉलेजेस में एडमिशन दिया है। हम फिर से अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए अपने संस्थानों को खोल रहे हैं और ऐलान करते हैं कि अफगानिस्तान की कोई भी महिला हमारे ईरान में आकर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। वहीं दोस्तों, अमेरिका की औकात तो आपको मालूम है। दो देश अपना झगड़ा भूलकर एक साथ खड़े हो जाएं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि फिर अमेरिका के हथियार नहीं बिकते हैं। आपको बता दूं कि लंबे समय के बाद तुर्की और सीरिया ने हाथ मिलाया और रूस ने ये काम करवाया, तो रूस से तो वैसे ही अमेरिका चिढ़ता है। तुर्की ने, रजब तैयब एर्दोगान ने बशर अल असद की सरकार से नॉर्मलाइजेशन कर लिया और अपनी पूरी की पूरी सेना को सीरिया से निकालने का आदेश दे दिया। कह दिया कि भाई हम छोड़ के चले जाएंगे, टेंशन मत लो, हम आपके दोस्त हैं। और इसके बाद बशर अल असद भी खुश हो गए, यानी सीरिया के प्रेसिडेंट खुश हो गए और रजब तैयब एर्दोगान और बशर अल असद के रिश्ते भी नॉर्मल हो गए। इस पर भड़क गया अमेरिका। अमेरिका ने कहा हम नहीं चाहते कि कोई भी देश बशर अल असद की आतंकी सरकार से नॉर्मलाइजेशन करे, रिश्तों को नॉर्मल करे। देख लीजिए, ये है अमेरिका की औकात। अब आपको बता दूं कि अमेरिका की चिढ़ने की और वजह क्या है।
तुर्की के द्वारा बताया ये गया है कि सीरिया के पूरे इलाके पर रूस का कब्जा है। रूस खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है बशर असद की सरकार को और उस पूरे सीरिया को, इसीलिए सीरिया अभी तक बचा हुआ है। अब तुर्की ने कहा है कि उसी फौज के साथ, किसकी फौज के साथ, रूस की फौज के साथ हम वहीं सीरिया के ऊपर गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे और उस इलाके की रक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है इससे अमेरिका का पूरी तरह से पत्ता साफ हो जाएगा, तो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहीं आपको पता है कि रोनाल्डो कितनी बड़ी हस्ती हैं। रोनाल्डो ने यूरोप, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सभी फुटबॉल क्लब को लात मारकर सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र को ज्वाइन कर लिया है। अब सऊदी अरब की सरकार 2025 तक हर साल रोनाल्डो को 1800 करोड़ 1800 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। ओफो भैया, तो रोनाल्डो का फैसला बहुत सही है भैया। उधर इराक और सऊदी के बारे में खबर आई है कि दोनों इराक और सऊदी बातचीत कर रहे हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।